हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट कर जाते हैं या एसोसिएट होते हैं, तो चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, जो भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनिशियली सॉल्यूशन में ऐड किया था, अब वो नंबर न रह के डिसोसिएशन के केस में नंबर बढ़ जाता है। और डिसोसिएशन के केस में अगर नंबर बढ़ जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसी के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर जाएंगे तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी और उसी के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो यही एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मास है वो और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें फ़र्क आएगा और यही होता था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जो एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं उसको करेक्ट करने के लिए वान हाफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते थे वान हाफ फैक्टर आई, और फिर यही आई सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फार्मूले थे उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था और हमने कहा था कि आई जो होता था ये होता था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जिनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है वहाँ पे आई की वैल्यू उस कंपाउंड में जो एटम्स या आयंस हैं उनके स्टैक्योमेट्री के समेशन के बराबर होता था, या इसको ये बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू नंबर ऑफ आयन पर फार्मूला ऑफ कंपाउंड होता था। जैसे NaCl की हमने बात की थी तो NaCl के फार्मूला में 2 आयन है तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। MgCl2 के फार्मूला में 3 आयन है तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। AlCl3 के फार्मूला में आयन्स 3 है तो 4 है तो इसके लिए आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं तो फिर आई की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करती थी और उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ था। हमने आपको पूरा फार्मूला बताया था और वो बताया था कि I बराबर होगा 1 प्लस अल्फा n-1। यहाँ पे I वान हाफ फैक्टर था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, n नंबर ऑफ आयंस पर फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते थे और इसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था। डेरिवेशन भी ध्यान रखना है आपको और फार्मूला भी ध्यान रखना है। फिर हमने बात किया था एसोसिएशन के केस में। अगर 100% एसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू जितने मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उतना हो जाता है। जैसे डाइमराइजेशन में 2 हो जाएगा, ट्राइमराइजेशन में 3 हो जाएगा। बट अगर 100% पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, उसमें से भी कुछ फ्रैक्शन डाइमराइज, ट्राइमराइज या पॉलीमराइज होते हैं, तो फिर आई की वैल्यू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करेगा और उसके लिए भी मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया था। उसमें जो फार्मूला आता था उसमें थोड़ा सा फर्क था। क्या था कि I बराबर 1 प्लस अल्फा 1/n-1, ये था एसोसिएशन के लिए। आपको ये फार्मूला तो 100% याद होना ही चाहिए और I डिसोसिएशन के लिए था 1 प्लस अल्फा n-1।
ये था डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। आई क्या है, 1/2 फैक्टर है, अल्फा डिसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एन नंबर ऑफ आयंस पर फार्मूला है, एसोसिएशन के केस में ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, एक में से कितना एसोसिएट हो रहा है, और ये है एन क्या है कि कितने मॉलिक्यूल एक साथ मिलके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। अगर डाइमराइज हो रहा है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ट्राइमराइज हो रहा है 3 हो जाएगी। जो भी जितने भी मोनोमर मिलेंगे एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए वही एन की वैल्यू। ठीक, अब इतना कुछ करने के बाद ये तो फार्मूले थे जो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। अब कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही कैसे हम तुरंत आंसर देंगे, हमको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बात वही है जो हम लोगों ने पहले किया है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, थिंकिंग लेवल है, उसको बढ़ा के रखेंगे। सोचने का जो क्षमता है उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे रखेंगे। और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी को समराइज करते हैं ज़रा, कि इन केस ऑफ सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है तो जो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर होगा वो डिपेंड करेगा 1/2 फैक्टर पे और दूसरा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। यानी कि आज के बाद अगर हम सीपी की बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही नहीं काउंट करेंगे, उसका आई इंटू कंसंट्रेशन दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब ये कंसंट्रेशन अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अलग अलग था, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके लिए था I इंटू XB, यानी कि यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया था, तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 फैक्टर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, और ये था IKB इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि डेल्टा टीबी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो होगा I के और सॉल्यूशन की मोलैरिटी के। ठीक है, थर्ड जो था वो था कि डेल्टा TF इक्वेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट IKF इंटू मोलैरिटी ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू मोलैरिटी। ठीक है बेटा, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये था ICRT। ICRT में ये सब कांस्टेंट है R और T, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के और C के। तो ये चीज हमको हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2-3 सॉल्यूशन दिए गए हैं और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसमें ज़्यादा है, तो जिसका I ज़्यादा होगा, और I किसका ज़्यादा होगा, I बराबर था 1 + अल्फा n-1, यानी कि जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हो या जिसके पर फार्मूला नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 1m ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, दूसरा 1m NaCl का सॉल्यूशन है, तीसरा 1m
Cl2 का सॉल्यूशन है। ऐसे आप चाहे जितना ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं है। 1MAlCl3, ठीक है। हमने इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं की, तो ये मान लेंगे कि अल्फा 1 है। हमने आपसे बोला था कि जब भी अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलेंगे कि 100% डिसोसिएशन होगा, और उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे। अब आपके पास 1 2 3 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, इन सबका कंसंट्रेशन सेम है, अलग अलग है। एक ग्लूकोज है, एक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है किस पे, आई पे और कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन तो सबका सेम लिया है, कंसंट्रेशन सबका सेम लिया है, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, और आई डिपेंड करता है किस पे, एन, नंबर ऑफ आयन। तो पहले वाले केस में आयन बनेंगे ही नहीं, एक ही रहेगा, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 4th वाले केस में आ रहे हैं, यानी कि इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए आंसर हो जाएगा 4। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, किस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो देखो बेटा, लोअरिंग जिसमें ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लोअरिंग ज्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, तो जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आपसे मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, कम होने के लिए आई की वैल्यू कम होना चाहिए, तो उस केस में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है कि वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। क्लियर? चलो सेकेंड, हम इसी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलो, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। नाउ द सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में इसको हम m कर देंगे, स्मॉल m, मोलैरिटी आ जाएगा। अब आपके पास ये 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसमें है, मैक्सिमम। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करेगा आई पे, जिसमें आई ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। मिनिमम डेल्टा टीवी, इसके लिए मिनिमम के लिए जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं, ग्लूकोज आयनाइज ही नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड आपसे पूछ सकता है बॉइलिंग पॉइंट, ये तो डेल्टा टीबी की बात किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना तो उसके डायरेक्ट वो बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, तो सीधी सी बात है बेटा कि जिसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, यानी कि जिसका मैक्सिमम एलिवेशन है, जिस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है, तो ज्यादा बढ़ रहा है तो ओवरऑल फाइनली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम भी 4th होगा और मिनिमम क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। तो एक और जनरल बात आ गई कि जिसके केस में डेल्टा टी भी ज्यादा होगा उसी के केस में बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पे कर लें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आई पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टी एफ मैक्सिमम जहां आई मैक्सिमम यानी कि 4, मिनिमम जहां आई मिनिमम यानी कि फर्स्ट। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो इस पे हमको बहुत ध्यान रखना है, यहीं पे हमसे गलती होती है। बॉइलिंग पॉइंट पे तो कोई गलती नहीं होती, फ्रीजिंग पॉइंट पे हमसे गलती होगी कि पूछेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा और फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम किसका होगा। अब देखना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। जिस सॉल्यूट का 1/2 फैक्टर आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब सुनना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट था उससे काफ़ी नीचे जाके अब फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो जितना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। मतलब जिसके केस में मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, और जिसके केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम था उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये उल्टा है, मतलब डेल्टा टी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आई और सी यानी कि मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी, जिसमें 1/2 फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा और कंसंट्रेशन ज़्यादा, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बट बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप 1 by 1 करके जितनी भी वीडियो लेक्चर हैं उसको देख लें, पीडीएफ नोट जो मैंने दिया है उसको नोट कर लें, एनसीईआरटी रीडिंग, फिर इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर से कर लें। इतना सब कुछ अगर आप कर लिए, साथ में आपको जो भी पीडीएफ का नोट दिया है वो, उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो, और एनसीईआरटी रीडिंग, इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज। तो इसके बाद जेईई मेंस और नीट 100%। ठीक है, अब हम ये चैप्टर आपका तभी शुरू करेंगे जब आप मुझे कंफर्म कर दोगे कि इतना काम, जितना वीडियो लेक्चर है 1 by 1 आपने देख लिया, पीडीएफ आपका पूरा कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी रीडिंग लग गई, इंडेक्स क्वेश्चन हो गए और एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद ही हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है,
उसके पहले आपको ये सारे काम करके और मुझे कंफर्म करना है, तभी इसके बाद वाला हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।